हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है एक और नए लेक्चर में। धातु और अधातु के इस लेक्चर में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें बिहार बोर्ड क्लास 10th मैट्रिक के वो सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवा रहे हैं जिसकी सबसे अधिक संभावना आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आने की है। तो आज के वीडियो में हम धातु एवं अधातु के करीब 40 से 45 प्रश्न करने वाले हैं जिसकी सबसे अधिक संभावना है कि आपके मैट्रिक एग्जामिनेशन में आए। तो आप सभी को यह वीडियो एकदम लास्ट तक देखना है। अगर आप लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस पूरे सीरीज को फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि इस सीरीज को फॉलो करने से आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगी और आपके प्रिपरेशन का लेवल क्या है आपको पता चल पाएगा। ठीक है, तो बिना देर के हम वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम कुछ बात बता देते हैं। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहली बात यह है कि आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत से बच्चे की समस्या यह देखी जा रही है कि वह वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं और इधर उधर समय बिता देते हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को ध्यान से देखना है और हमारी बातों को ध्यान से सुनना है, ताकि क्लास में आपको प्रश्न याद हो जाए। और अगर बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रश्न पत्र पर इन सभी प्रश्नों में से कोई भी प्रश्न दिख जाए तो आपका एकदम श्योर आंसर होने वाला। ठीक है, और श्योर आंसर हो और वह मार्क्स आप अपने मुट्ठी में कर पाए। ठीक है, तो वह मार्क्स आप सिक्योर कर ले। ठीक है, तो वीडियो को बिना देरी किए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ताकि आपका यह क्रूशियल टाइम बर्बाद ना हो सके। लेकिन उससे पहले हम कुछ बात बता देना चाहते हैं, क्योंकि आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक जरूर से जरूर देखना है। ठीक है, अगर एक बार में समझ में ना आए दोबारा देखिए, तिबारा देखिए। ठीक है, लेकिन वीडियो को जरूर से जरूर देखिए। अगर आप लोगों को किन्हीं को इन स्लाइड्स पीडीएफ की आवश्यकता होगी तो सबसे बड़ी इंस्ट्रक्शन उन लोगों के लिए जो वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते, कृपया आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि किसी को भी नहीं पता है कि बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जामिनेशन में कौन से प्रश्न आने वाले हैं। अगर ये सभी प्रश्न मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस है, यानी कि इनकी संभावना सबसे अधिक है आपके एग्जामिनेशन में आने की, लेकिन 100% श्योर नहीं है। ठीक है, 90% से ज़्यादा चांस है कि इन्हीं में से प्रश्न आएंगी। ठीक है, 95 मान के चलिए कि इन्हीं में से आएंगे। अगर 5% इधर उधर होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन 95% चांस है। ठीक है, तो आप लोग कृपया वीडियो के पूरा सीरीज को देखें, बार बार देखें, ताकि आपको यह सारी प्रश्न आपके दिमाग में छप जाए और देखते के साथ एकदम सही आंसर निकले। वैसे हम इस वीडियो में सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं बताएंगे, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ जो लगेगा कि इससे प्रश्न बन सकते हैं, बच्चे यहाँ फंस सकता है। ठीक है, तो उन सभी का एक्सप्लेनेशन हम देते हुए चलेंगे। ठीक है, तो बिना देरी के हम वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न संख्या पहला प्रश्न है कि अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु क्या होता है। तो मिश्र धातु क्या होता है कि एक से अधिक धातु मिलके जब धातु का निर्माण होता है तो हम उस धातु को मिश्र धातु कहते हैं, जैसे मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, तो अमलगम में क्या होता है कि एक धातु जो होता है वो पारा होता है, पारा के साथ किसी और धातु का मिक्स कर देते हैं, तो उसके साथ प्राप्त मिश्रण को यानी प्राप्त मिश्र धातु को क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 में निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन के संयोग
नहीं करता। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता, यानी कि कौन सा पदार्थ जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती। तो ऑक्सीजन से गोल्ड अभिक्रिया नहीं करता, संयोग नहीं करता। ठीक है, आप लोग देखे होंगे कि सोना चांदी को इसी तरह रख दिया जाता है तो उसे कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन ऐसा पदार्थ है जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, तो वह है गोल्ड। ठीक है, प्रश्न संख्या 3, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक कौन है? तो विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक Ag है। ठीक है, कौन है? Ag है। अगला प्रश्न, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस? बॉक्साइट एल्युमिनियम का, ठीक है, बॉक्साइट एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है। किसका है? बॉक्साइट एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है। कौन उपधातु है? ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में कौन उपधातु है? उपधातु किसको कहते हैं? जो कि न धातु होता है और न अधातु होता है। तो एंटीमनी क्या है? एंटीमनी, जिसको हम लोग क्या एसबी बोलते हैं, एसबी बोलते हैं, वो क्या है? शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो शुद्ध सोना, सबसे पहले हम बात करते हैं सोना की। तो सोना एक धातु है। क्या है? सोना एक धातु है। ठीक है, सोना धातु को कैरेट में मापा जाता है। सोनार के पास जाइएगा, बड़े बड़े दुकान में, मतलब सोना के शोरूम वगैरह में, तो वहाँ आपको कैरेट में मिलेंगे। ठीक है, तो शुद्ध सोना को किस में मापा जाता है? सोना को कैरेट में मापा जाता है, और शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, पीतल क्या है? तो पीतल जो है, पीतल एक मिश्र धातु है। ठीक है, पीतल क्या है? पीतल एक मिश्र धातु है। पीतल एक मिश्र धातु है। ठीक है, अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो निम्नलिखित में लिथियम को चाकू की सहायता से भी हम लोग क्या करते हैं? काट सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? तो आयनिक यौगिक क्या होता है? जो आयन उत्पन्न करते हैं। तो निम्नलिखित में कौन सा आयनिक यौगिक है? तो कैल्शियम क्लोराइड, ये जो है CaCl2, यह आयनिक यौगिक है। ठीक है, प्रश्न संख्या अगला में है कि निम्नलिखित में कौन अधातु है? अधातु किसे कहते हैं? जो धातु ना हो, जो विद्युत और ऊष्मा का कुचालक हो। ठीक है, तो लोहा क्या है? लोहा धातु है। एल्युमिनियम क्या है? धातु है। और कार्बन क्या है? कार्बन अधातु है। Au हो गया, Ag हो गया, ये सब क्या है? ये सभी धातु हैं। ठीक है, श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन बनाते हैं। अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, पर जल से अभिक्रिया करते हैं। इनमें से कोई नहीं। तो यह प्रश्न आप लोग अम्ल क्षार लवण चैप्टर में भी पढ़े होंगे। तो यहाँ हम इसका जवाब बता दें कि अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं? अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, उच्च
विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनते हैं, धातु के परमाणु बनाते हैं, क्या बनाते हैं? तो धनायन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? धनायन बनाते हैं। उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु क्या बनाते हैं? तो धनायन बनाते हैं। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, धातु के ऑक्साइड सामान्यतः क्या होते हैं? तो धातु के ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय होते हैं, क्षारकीय होते हैं। ठीक है। क्या होते हैं? धातु के ऑक्साइड सामान्यतः क्षारकीय होते हैं। प्रश्न संख्या तो पता नहीं। अगला प्रश्न है, अयस्क से चुंबकीय, क्या है? अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वह है, अयस्क से तो कौन सा है? फ्लेवन विधि है, हाथ से चुनना विधि है, गुरुत्व पृथक्करण विधि है, चुंबकीय पृथक्करण विधि है। तो क्या है? चुंबकीय पृथक्करण विधि है। ठीक है। अब प्रश्न संख्या अगला में, सल्फाइड अयस्कों की सांद्रता को का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण जो है कैसे किया जाता है? तो सल्फाइड अयस्क का सांद्रण फेन प्लवन विधि द्वारा किया जाता है, फेन प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन एल्यूमिनियम के साथ एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है? ठीक है। निम्नलिखित में कौन एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है? तो आप लोगों को पता होगा कि किसी भी धातु को किसी भी धातु के साथ हम लोग नहीं मिला सकते। ठीक है। तो इनमें से पूछ रहा है कि हम लोग एल्युमिनियम का मिश्र धातु कौन सा है? तो कौन सा है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वह एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। ठीक है। अगला प्रश्न, कॉपर का निष्कर्षण, कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किसके अयस्क से किया जाता है? तो कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो कॉपर जो होते हैं उसका निष्कर्षण कौन से अयस्क से सबसे अधिक किया जाता है मुख्यतः? तो कॉपर पाइराइट, कॉपर पाइराइट। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कॉपर पाइराइट। ठीक है। अब अगला प्रश्न, किसी धातु के परमाणु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या किसमें? अधातु के अधातु परमाणु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो 3 से अधिक होती है, 3 से अधिक होती है। 3 से अधिक क्या होगा? 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा। तो यह होगा। देखिए इस प्रश्न में पूछ रहा है कि सोना जो है, सोना एक धातु है। ठीक है। जिससे गहना बनता है। ठीक। तो निम्नलिखित में किस द्रव में घुल जाता है? तो सोना जो है अम्लराज में घुल जाता है। अम्लराज क्या है? तो अम्लराज सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के एक निश्चित अनुपात का मिक्सचर है, जिसका उपयोग सोनार लोग किस लिए करते हैं? सोना को साफ करने के लिए, और साफ करने के बहाने से सोना चोरी कर लेते हैं। ठीक है। ज़्यादा साफ कर लेते हैं, गला लेते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव हो जाता है?
कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव हो जाता है? देखिए, प्रश्न को एकदम ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि कहाँ धातु है, कहाँ अधातु है, कहाँ उपधातु है, इसी में आपका गलती होने का सबसे अधिक संभावना रहेगा। तो सबसे एकदम ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है, जैसे हमसे भी प्रश्न पढ़ने में गलती हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग को एकदम ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है, तो इसका आदत अभी से ही डालिए। एग्जामिनेशन में भी आपको ध्यान से पढ़ना है, अभी भी ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो कौन ऐसा धातु है जो कमरे के ताप में द्रव अवस्था में हो जाता है? तो पारा द्रव अवस्था में हो जाता है, लेकिन पारा क्या है? पारा एक धातु है। तो यहाँ पूछ रहा अधातु, तो ब्रोमीन जो है एक अधातु है, ठीक है, जो कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। सीसा और टीन का मिश्र धातु को क्या कहते हैं? कमेंट करके आप लोग बताइए कि सीसा का रासायनिक सूत्र क्या है, ठीक है। तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को हम लोग क्या कहते हैं? तो सोल्डर कहते हैं, ठीक है। सोल्डर क्या होता है? तो जब भी आप कभी मोबाइल शॉप में गए होंगे, जहाँ मोबाइल बनाते होंगे या इन्वर्टर बनाता है, किसी भी ऐसे दुकान में जहाँ रिपेयर किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान रिपेयर किए जाते हैं, तो वहाँ एक रॉड होता है जो गर्म होता है, ठीक है, और उसके मदद से तार को जोड़ा जाता है, ठीक है। तो उसको सोल्डिंग कहते हैं, ठीक है। तो उस सोल्डिंग करने के लिए एक मेटल का यूज किया जाता है जो चांदी की तरह दिखता है, वह सीसा और टीन के मिक्सचर से बनते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग सोल्डर कहते हैं, ठीक है। पे कौन अधिक अभिक्रियाशील है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो निम्नलिखित में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कॉपर है, ठीक है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील कॉपर है। कित में कौन अति ज्वलनशील है? कौन अति ज्वलनशील है? लाल फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस, साधारण गंधक या प्लास्टिक गंधक? तो निम्नलिखित में श्वेत फास्फोरस जो है सबसे अधिक ज्वलनशील है, जबकि लाल फास्फोरस भी ज्वलनशील होते हैं, लेकिन उसको जलाना पड़ता है। लेकिन श्वेत फास्फोरस जो होता है वो कागज पे रखते ही वो जलने लगता है। क्या होने लगता है? जलने लगते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। अशुद्ध धातु को क्या बनाया जाता है? तो विद्युत अपघटनी में अशुद्ध धातु को एनोड बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? विद्युत अपघटनी में परिष्करण में, विद्युत अपघटनी परिष्करण एक क्या है? प्रक्रिया है। इसमें अशुद्ध धातु को क्या बनाया जाता है? एनोड बनाया जाता है। एक क्रियाकलाप दिया गया होगा, उसमें इसके बारे में डिस्कस किया गया होगा। कहाँ पे? NCERT बुक में क्या है? एक क्रियाकलाप दिया गया होगा, उसमें आपको बताया गया होगा कि 2 रॉड लेना है, इसी प्रकार से कुछ बताया गया होगा, ठीक है। तो उसमें क्या बनाया जाता है? एनोड बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो इनमें क्रियाशील धातु पोटेशियम है। कैसे है? इसके लिए हम लोग
लेक्चर में पूरी तरह से बात करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी आप लोगों का ऑब्जेक्टिव सेशन कर रहे हैं, तो इसीलिए बस यही जान लीजिए कि निम्नलिखित में पोटेशियम जो है सबसे इन सभी में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है। अब है वल्कनीकरण, वल्कनाइजेशन, ठीक है, की प्रक्रिया प्राकृतिक रबर के साथ निम्नलिखित में क्या मिलाया जाता है। तो प्राकृतिक रबर के साथ निम्नलिखित में क्या मिलाया जाता है। तो वल्कनाइजेशन के दौरान प्राकृतिक रबर के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है। तो वल्कनाइजेशन में प्राकृतिक रबर के साथ साधारण गंधक मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? साधारण गंधक मिलाया जाता है। 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। तो 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो इस प्रॉपर्टी को जो यह प्रॉपर्टी है किसका, धातु का, उसको क्या बोलते हैं? तन्यता बोलते हैं, ठीक है, तन्यता। कोई धातु कितना तन्य है उस कैसे पता चलेगा? तो उसको हम टान करके, ठीक है, यानी उसको खींच कर कितना पतला तार बना सकते हैं, तो उससे हम लोग पता कर सकते हैं कि वह धातु कितना तन्य है, ठीक है। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक स्तर पर एल्यूमीनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? किस अयस्क से किया जाता है, ठीक है। व्यावसायिक स्तर पर जब हम लोग व्यावसायिक स्तर पर, तो वॉक्साइट जो होता है Al2O3 × 2H2O, ठीक है। तो व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का जो निष्कर्षण किया जाता है वह बॉक्साइट से किया जाता है, ठीक है। लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है, यह यौगिक कहलाता है, ठीक है। लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर या कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है, एक यौगिक बनाता है। यह यौगिक क्या कहलाता है? तो यह यौगिक धातु मल कहलाता है। क्या कहलाता है? धातु मल, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी तत्व के गुणधर्म का दो या दो से अधिक विभिन्न रूप में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है, ठीक है। तो मानिए यह प्रश्न कह रहा है कि कोई तत्व है, ठीक है, तो उसका जो गुणधर्म है 2 से अधिक, ठीक है, 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है? तो 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों की प्रस्तुतिकरण को क्या कहते हैं? अपरूपता कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं? अपरूपता कहते हैं, अपरूपता, ठीक है। प्रश्न संख्या तो नहीं पता। अगला प्रश्न है, धातुओं की प्रकृति होती है, ठीक है, धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? तो धातुओं की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। कैसी होती है? विद्युत धनात्मक होती है। धातुओं की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है।
अगला प्रश्न, लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु का पतली परत चढ़ाई जाती है? लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित करने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो उन पे जिंक का पतली परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, क्या करी जाती है? जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? तो किसको गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है? तो हम लोग क्या करेंगे, जब जिप्सम होता है, जिप्सम को जब गर्म करेंगे तो उसके जल उड़ जाते हैं और क्या बनते हैं? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, अभिक्रियाशीलता के क्रम में कौन सही है? अभिक्रियाशीलता के क्रम में कौन सही है? तो कौन सही है? ये जो है ऑप्शन नंबर सी, अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में ऑप्शन नंबर सी सही है। साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? तो गंधक क्या होता है, सबसे पहले यह जानिए। गंधक एक तत्व है जिसको हम लोग सल्फर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सल्फर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और वह साधारणतया S8 रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? तो गंधक S8 के रूप में पाया जाता है। इसको गंधक को सल्फर भी कहा जाता है, यानी सल्फर को ही गंधक कहा जाता है, गंधक को सल्फर कहा जाता है। ठीक है, गंधक आमतौर पे गैस में सुगंध छोड़ने के लिए यूज किया जाता है। जो गैस होते हैं उसमें मतलब एक तरह से सुगंध, क्या दुर्गंध बोलिए, ताकि लोगों के नाक में लगे तो पता चले कि अच्छा कहीं से गैस आ रहा है। तो इसीलिए हम लोग गंधक का उपयोग, मतलब इस जगह भी गंधक का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है? तो फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है? फास्फोरस का आणविक सूत्र P4 होता है। फास्फोरस का आणविक सूत्र P4 होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है? तो सोना निम्नलिखित में अम्लराज में घुल जाता है। किसमें? अम्लराज में घुल जाता है। ठीक है, तो सोना जो है निम्नलिखित में अम्लराज में घुल जाता है। अम्लराज क्या होता है? तो ये वह नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल का एक निश्चित अनुपात में मिक्सचर होता है, जिसका उपयोग एक्वारेजिया रॉयल जल, जिसको अम्लराज भी कहा जाता है। ठीक है, वह किस अनुपात पूछ रहा है? सांद्र हाइड्रोक्लोरिक
सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण है। तो 3:1, 3:1 में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है। धातु की सतह क्या होती है? चमकदार होती है। क्या होती है? धातु का सतह शुद्ध रूप में चमकदार होती है। यह क्या है? धातु का एक प्रॉपर्टी भी है। ठीक है। अगला प्रश्न है, धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। आघातवर्ध्यता क्या है? तो देखिए, हम किसी भी धातु को पीट कर हथौड़े के मदद से या किसी भी चीज के मदद से पीट कर हम क्या करते हैं? उसकी पतली चादर बना देते हैं। ठीक है, पतली चादर बनाते हैं। तो हम किसी भी धातु को कितना पतला चादर बना सकते हैं, वह धातु पे डिपेंड करता है कि हम कौन से धातु को पीट रहे हैं। ठीक है, लेकिन आघातवर्ध्यता इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है कि अगर हम किसी भी धातु को पीट रहे हैं तो वह एक चादर के रूप में परिवर्तित हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? आघातवर्ध्यता बोलते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है, उन्हें क्या कहते हैं? जो धातुएं तो उसको क्या कहते हैं? ध्वनिक कहते हैं, सोनोरस कहते हैं। क्या कहते हैं? सोनोरस कहते हैं। तन्यता क्या होता है? तो हम किसी भी धातु को खींचकर कितना लंबा तार बना सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? तन्यता बोलते हैं। यानी कि तार के रूप में हम धातु को जब चेंज कर देते हैं तो तन्यता हो जाता है। पतली चादर के रूप में जब चेंज कर देते हैं तो आघातवर्ध्यता हो जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक तन्य धातु हमारा सोना है। सबसे अधिक तन्य धातु सोना है, जिसका 1 ग्राम से करीब 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ठीक है, 1 ग्राम से 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। ठीक है। इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? कार्बन क्या है? अधातु है। ब्रोमीन क्या है? अधातु है। आयोडीन क्या है? तो अधातु है। ठीक है, लेकिन ब्रोमीन किस फॉर्म में पाया जाता है? तो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, द्रव फॉर्म में पाया जाता है, द्रव रूप में पाया जाता है कमरे के ताप पर। तो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला है? तो आंसर है आयोडीन। आंसर सी है, आयोडीन। अगला प्रश्न है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है। ठीक है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है। हीरा कार्बन का अपरूप है। क्या है? अपरूप है। ठीक है। अगला प्रश्न है, एल्यूमीनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एल्युमिनियम में मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो एल्युमिनियम पर मोटी परत की
तो एनोडीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एनोडीकरण कहते हैं। किसको? एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, बस यहीं तक बच्चों। जिन लोगों ने अंत तक वीडियो को देखा है, ठीक है, जिन लोगों ने अंत तक वीडियो को देखा है वह ऐसे ही मतलब सिर्फ वीडियो को देखकर ही बहुत से लोगों के कंपटीशन से आगे आ चुके हैं। ठीक है, यानी कि बहुत से लोगों को कंपटीशन से छोड़ चुके हैं, क्योंकि वीडियो देखना भी एक बहुत ही पेशेंस का काम है।